लालची बहू बुद्धिमान सास। यश की पत्नी रश्मि बहुत खूबसूरत थी। सास रत्ना बड़े शौक से बड़े घर की बहू लेकर आई थी कि कम से कम वो समझदार होगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हुआ। बहू तो निहायत दर्जे की लालची निकली। सास बहुत समझदार थी। एक बार, इन छोटी मोटी नौकरियों में क्या रखा है? ऐसी नौकरी करो जिसमें गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर और सारी सुख सुविधाएं हो। आखिर हम अपने आने वाले बच्चे को कौन सी सुविधाएं दे पाएंगे? मैं अपने बच्चे को राजकुमार की तरह पालना चाहती हूँ। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। अगर ईश्वर ने चाहा तो इस बार जरूर मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। इस नौकरी में क्या बुराई है रश्मि? अच्छी खासी तनख्वाह ही है इसकी। ये भी कोई नौकरी है? तनख्वाह आने से पहले ही खत्म हो जाती है। ना कोई ऊपर की आमदनी, ना कोई सुख सुविधा। मेरे पापा के घर में कितने नौकर चाकर है। PWD में इंजीनियर है। तुम्हारे पापा की बराबरी यश कैसे कर सकता है? अभी तो उसको नौकरी करते हुए 2 साल भी नहीं हुए। रश्मि गुस्से में मुंह बनाती हुई अपने कमरे में चली गई। करीब 6 महीने बाद यश को सरकारी विभाग की चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था कि उसे बिजली विभाग में ऑफिसर की नौकरी मिल गई है। यश, ये देखो, तुम्हारी नौकरी लग गई है। चिट्ठी आ गई है। तुम्हें ज्वाइन करने के लिए जाना होगा। लाओ 2 चिट्ठी। यश ने चिट्ठी पढ़कर लंबी सांस ली। इस नौकरी में तनख्वाह बहुत कम है। तो क्या हुआ? गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब कुछ तो है। उससे अधिक तनख्वाह तो यश को अभी मिल जाती है, पर तुम्हारा खर्च नहीं चलता है। मम्मी जी, इन सब नौकरियों में ऊपर की आमदनी बहुत होती है। तनख्वाह कौन छूता है? मेरे घर में तो कभी तनख्वाह छुई ही नहीं जाती। हमारे घर वाले तो ऐश करते थे। यश का जो मन होगा वही करेगा। हम क्या कह सकते हैं? मैं जो नौकरी कर रहा हूँ वो ठीक है। मैं ऊपर की कमाई में विश्वास नहीं रखता। इतना ही लालच था तो किसी PWD वाले से शादी क्यों नहीं कर लिया? आज के बाद मुझसे इस तरह की बातें मत करना। मेरे बाबूजी ने हमेशा ईमानदारी की नौकरी करके हमें पाला है। हम भी ईमानदारी की रोटी ही खाएंगे। मैं मायके जा रही हूँ। जब बच्चा हो जाएगा तब आऊंगी। तुम्हारे घर में तो मेरी अच्छी खुराक के लिए भी जोड़ तोड़ करनी होगी। तुम जहाँ जाना चाहती हो चली जाओ। इस बात के लिए तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकती हो। मैं अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर रिश्वत वाली नौकरी ज्वाइन कर लूं, इसीलिए कि तुम्हारी उलझुल खर्चे पूरे कर सकूं। यश, बात को बढ़ाओ मत। और रश्मि, तुम भी जाकर कमरे में आराम करो। ये सारी बातें ठंडे दिमाग से सोचने की होती है। जाओ, अब अपने कमरे में जाओ। मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे तो अलग प्लेट चाहिए। इस घर में मेरा दम घुटता है। कोई प्राइवेसी ही नहीं है। यश, इसको इसके माता पिता के पास छोड़ाओ। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने फोन कर दिया है। पापा तो आ ही रहे होंगे। रश्मि, छोटी छोटी चीजों के लिए मायके में फोन नहीं करना चाहिए। ऐसे तो कभी तुम्हारी गृहस्थी बस ही नहीं पाएगी। मम्मी जी, आप अपने बेटे से कहती क्यों नहीं कि वो सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ले? मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। जिसकी जो इच्छा है वही करेगा। फिर आप मुझे भी नहीं रोक सकती। मैं जा रही हूँ। थोड़ी ही देर में घर के बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई पड़ा और रश्मि पैर पटकती हुई अपना सामान लेकर चली गई। ना उसने अपनी सास का आशीर्वाद लिया और ना ही पति से इजाजत ली। माँ, मैंने पहले ही मना किया था, इतने बड़े घर की बहू मत लेकर आओ। वो जितने बड़े घर की है उतनी ही लालची है। समझदारी तो उसके अंदर है ही नहीं। वो चाहती है कि उसके पिता की तरह मैं भी लूट खसोट कर पैसा बचाऊं, जो कि मैं कभी नहीं करूंगा। बेटा, अभी उसकी उम्र कम है। कुछ दिनों में समझ जाएगी। तुम्हें जो करना है तुम वो करो। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ दूसरे इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए। रश्मि को गए 6 महीने बीत गए थे। यश ने 1-2 बार फोन किया था। हेलो, रश्मि से बात करनी है। वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। उसके बाद यश ने भी कभी फोन नहीं किया। एक दिन, यश, एक बार जाकर पता करो रश्मि की तबीयत कैसी है। माँ, वो घर छोड़कर खुद गई है। मुझे उससे मिलने नहीं जाना है, ना ही उसके बारे में कुछ पता करने की जरूरत है। नहीं बेटा, अब तक तो उसकी डिलीवरी भी हो गई होगी
उन लोगों ने फोन करके बताया भी नहीं। बच्चा हमारा है, तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, मैं ही चली जाती हूँ। रत्ना जब रश्मि के मायके गई तो उन्हें रश्मि से मिलने भी नहीं दिया गया। वो चुपचाप वापस लौट आई। यश का उसकी मनपसंद नौकरी से बुलावा आ गया था। यश, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। वो लोग रश्मि से क्यों नहीं मिलने देना चाहते? माँ, मैंने भी कई बार फोन किया पर रश्मि से कभी बात नहीं हुई। कहीं हमारी बहू किसी मुसीबत में ना हो। मुसीबत उसकी अपनी बुलाई हुई है। लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। दूसरे दिन रत्ना रश्मि के घर के बाहर जाकर बैठ गई। जब उनकी काम वाली काम करके बाहर आई तब, तुम मेरे यहाँ काम करोगी? रत्ना ने अपनी समझदारी से इसी तरह की बातें करते हुए उससे बहुत सी बातें उगलवा ली। इनकी बेटी ससुराल से आई हुई थी, उनकी डिलीवरी होने वाली थी ना? आप कौन है और क्यों पूछ रही है? आपको नहीं पता? इनकी बेटी का अबॉर्शन करवा दिया गया ताकि उसके पति से तलाक दिलवाकर उसकी दूसरी शादी करवा दी जाए। और उनकी बेटी क्या चाहती है? वो तो रो रो कर अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। क्या कहा? इतना सब कुछ हो गया और हमें पता भी नहीं। आप हैं कौन? मैं इनकी बेटी की सास हूँ। आप मेरा नाम मत लीजिएगा वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। उसके लिए तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। मुझे किसी तरह मेरी बहू से मिलवा दो। आप यहीं बैठिए, मैं देखती हूँ। थोड़ी देर में वो काम वाली रश्मि को लेकर बाहर आई। रश्मि का सुंदर रूप बदसूरत हो गया था। रश्मि, मेरा बच्चा, क्या हो गया तुम्हें? ये क्या हाल बना रखा है? रश्मि की आंखों से आंसू गिर रहे थे। अम्मी जी, मुझे यहाँ से ले चलिए। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं गलत थी। मेरी माँ मेरी शादी कहीं दूसरी जगह करवाना चाहती है। मुझे अपने यश के पास जाना है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मेरा बच्चा भी चला गया। रत्ना की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। मैं कल तुम्हें लेने आऊंगी, तैयार रहना। आज मैं चलती हूँ। दूसरे दिन रत्ना उस इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर के साथ उसके घर पहुंच गई। साहब, इन लोगों ने मेरी बहू को कैद करके रखा हुआ है। न हमारे बेटे से बात करने देते हैं, न मिलने देते हैं। उसकी हालत देखकर मैं उसे लेने आई हूँ। बुलवाइए इनकी बहू को। रश्मि डरी सहीमी सी आई। तब, आप अपनी ससुराल जाना चाहती हैं? अभी और इसी वक्त। पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत उसे और रत्ना को अपनी गाड़ी में बिठाया और लेकर चला गया। घर पहुंचकर, यश, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तो उन लोगों ने कभी बताया भी नहीं कि तुमने फोन किया था। मैं तुम्हारे पास आना चाहती थी पर वो लोग नहीं आने दे रहे थे। रश्मि, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कुछ महीनों में ही रश्मि पहले की तरह ही खूबसूरत हो गई थी, लेकिन अब वो लालची नहीं रह गई। उसकी समझदार सास ने उसकी खोई हुई खुशियां उसकी झोली में डाल दी थी।